हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई बात करने वाले हैं आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे फिटर एमसीक्यू के बारे में। किसके बारे में भाई? आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे फिटर एमसीक्यू, जो कि हमारा किसके लिए? बार के एग्जाम के लिए है। और यहाँ पे हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी या ऊपर जो है आई बटन पे शो हो जाएगा, आपको वहां से देख लेना। ठीक है भाई, और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। ठीक है भाई, तो जो लोग सही ढंग से बिल्कुल मस्त से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न उष्मा H को किसके द्वारा, है ना, H को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी उष्मा जो H होती है इसको किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि H को जो है किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो H को I² RT से हमें क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। H को किससे किया जाता है? H को किया जाता है I² RT से। इसको हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, यानी इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। H इक्वल टू क्या होता है? I²RT। क्या होता है मेरे भाई? I²RT होता है। बात समझ गए आप लोग? चलो आगे क्वेश्चन पे चलें। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है, यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बात करते हैं। वेल्ड धातु में टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निक्षेपित हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? कमजोर भेदन, या फिर दरारें, यानी कि क्या है, पुअर पेनिट्रेशन, या फिर क्रैक, या फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे वेल्ड धातु में संदूषण, या फिर संलयन में कमी। क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, बोलो। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो हमारे पास टंगस्टन इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निक्षेपित हो तो उसका प्रभाव क्या होता है? वेल्ड धातु में संदूषण। क्या होता है भाई? वेल्ड धातु में संदूषण होता है अगर इलेक्ट्रोड का अग्रभाग गलित तथा निक्षेपित हो तो। ठीक है, क्या होता है? उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे पास क्या होता है? वेल्ड धातु में संदूषण। क्या होता है? वेल्ड धातु में संदूषण होता है। बात समझ गए? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। बिंदु वेल्डिंग प्रक्रम में जलोढ़ कण का आकार से नियंत्रित किया जाता है। बिंदु वेल्डिंग प्रक्रम में जलोढ़ कण का आकार जो होता है, बिंदु वेल्डिंग मतलब स्पॉट वेल्डिंग में, ठीक है, इसमें जो होता है कि जो हमारे पास जलोढ़ कण का आकार किससे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि भाई इसमें जो क्या है, जो हमारे पास जलोढ़ कण का आकार होता है वो किससे नियंत्रित किया जाता है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट एरिया, यानी इलेक्ट्रोड संपर्क क्षेत्र से क्या करते हैं? हम उसको नियंत्रित करते हैं। इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट एरिया यानी इलेक्ट्रोड संपर्क क्षेत्र से हम लोग क्या करते हैं? उसको जो है यहाँ पे नियंत्रित करते हैं। आगे अगर बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि संचक, है ना, लोहा के पूर्व तापन के बिना क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो है हमारे पास संचक लोहा के पूर्व तापन के बिना, ठीक है, यानी कि कास्ट आयरन के पूर्व तापन के बिना अगर वेल्ड किया जाता है तो त्रुटि संभाव्य है। कौन सी त्रुटि है जो संभाव्य है ये आपको बताना है। बोलो, अगर आप क्या करते हो, जो कास्ट आयरन यानी कि जो हमारे पास संचक लोहा है, क्या है भाई? कास्ट आयरन जो है उसमें क्या हो जाएगा? बोलो, पूर्व तापन के बिना अगर वेल्ड किया जाएगा, अगर उसको पूर्व तापित नहीं किया जाता, आपको पता है कि हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं धातुओं में, एक हमें करना पड़ता है पूर्व तापन और एक हमें करना पड़ता है पश्चातापन। ठीक है, क्या करना पड़ता है? पश्चातापन। ये दोनों चीजें आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। तो पूर्व तापन नहीं किया जाए, बिना अगर वेल्ड किया जाए पूर्व तापन के, तो क्या हो जाएगा? वहां पे क्रैक हो जाएंगी, यानी कि दरारें पड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा भाई? वहां पे जो है दरारें पड़ जाएंगी। बात आप समझ गए? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, है ना, यहाँ पे मूठ वेल्डन जो है हमारे पास, ठीक है, मूल अंतर स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कि मूठ वेल्ड संधि में मूल अंतर स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? मूल अंतर, ठीक है, स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि संलयन में अपेक्षित, ठीक है, गहराई प्राप्त करने के लिए, संलयन में अपेक्षित
गहराई प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त करने के लिए, संलयन में अपेक्षित गहराई प्राप्त करने के लिए। बात समझ गए आप? इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे हमारे पास जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है? उपयोग पूर्व निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को भर्जित किया जाता है ताकि, यहाँ पे बताओ, उपयोग पूर्व निम्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को भर्जित किया जाता है ताकि आप यहाँ पे क्या कर सको कि यहाँ पे जो है ना, आप क्या कर सको, नमी उद्ग्रहण से वेल्डिंग स्वतंत्र हो, यानी कि वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम, है ना, मॉइस्चर पिकअप। यानी कि वो क्या है कि भाई जो उस पे वेल्डिंग जो है मॉइस्चर ना ले, है ना, वेल्डिंग जो है मॉइस्चर से स्वतंत्र हो, यानी वेल्डिंग जो है वो नमी से स्वतंत्र हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोड क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोडों को भर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है? भर्जित किया जाता है ताकि वेल्डिंग नमी ग्रहण ना कर सके। आगे अगर बात करें 7वां नंबर क्वेश्चन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अग्र का आकार। ठीक है, इलेक्ट्रोड के अग्र का आकार क्या होगा? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अग्र का आकार क्या होगा? अग्र का आकार जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है कि भाई जो आगे का भाग होगा ना इलेक्ट्रोड के, वो कैसा होगा। भाई वो नोक सिरा होगा, यानी पॉइंट इंड होगा, या फ्लैट इंड होगा, या एंगुलर इंड होगा, या फिर स्पेरिकल इंड होगा, यानी कि गोलीय सिरा होगा। तो आप बोलोगे कि भाई गोलीय सिरा होगा। क्या होगा? आप बोलोगे कि गोलीय सिरा होगा। बात समझ गया? चलो आगे आ जाओ 8वें नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय है? बता दो कौन सा कार्बन इस्पात जो है सबसे अधिक वेल्डनीय है, यानी जो सबसे ज्यादा वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है ये बता दो। ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई जो हमारे पास 0.15% कार्बन इस्पात होता है वो क्या करते हैं हम लोग, सबसे अधिक वेल्डनीय होता है, यानी वो सबसे ज्यादा वेल्डिंग का गुण उस पे पाया जाता है। बात समझ गए? 0.15% कार्बन युक्त जो इस्पात होगा उस पे। 9वां नंबर, रिजु, है ना, ध्रुवणता वेल्डिंग का संदर्भ किससे है? रिजु ध्रुवणता वेल्डिंग का संदर्भ जो है वो हमारा किससे है, ये आपको बताना है। तो आप बताओ कि भाई 9वें नंबर का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप बोलोगे कि भाई इसका संबंध जो होता है वो इलेक्ट्रोड धारक को निगेटिव से जोड़ा जाता है और कार्य को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है ना। रिजु यानी कि जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे निगेटिव पोलैरिटी। क्या बोलेंगे भाई? निगेटिव पोलैरिटी। निगेटिव पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड धारक को निगेटिव में जोड़ा जाएगा और क्या किया जाएगा, जो कार्य होगा वो पॉजिटिव में जुड़ेगा। अगर यहीं पे हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है ना, क्या होता, अगर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती तो पॉजिटिव पोलैरिटी में हम क्या करते, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता इसको हम लोग प्लस के साथ जोड़ते, और जो हमारे पास ये कार्य होता है ना, जो हमारे पास क्या होगा, कार्य होगा, वर्क होगा, इसको हम लोग निगेटिव में जोड़ते, ये होता है पॉजिटिव। तो आप एक चीज रख सकते हो कि नेगेटिव, आप इलेक्ट्रोड से याद कर सकते हो कि अगर निगेटिव पोलैरिटी है तो आपका इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, अगर आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी है तो आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा। बोलो बात समझ गए क्या? बोलो स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग, ठीक है, बोलो ठीक है। रिजु ध्रुवणता आप इसको स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, निगेटिव की जगह आप इसको स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोल सकते हो, स्ट्रेट पोलैरिटी। बात समझ गए? और ये बात हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी की। ठीक है, तो आपके पास पहला ऑप्शन जो है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप ये निगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी आप याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 10वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं। 10वें नंबर पे क्या है कि पीतल निम्नलिखित में से गैस वेल्डित है, ऑक्सीकरण ज्वाला या कार्बोराइजिंग जो होगा या उदासीन ज्वाला होगा। यहाँ पे कार्बोराइजिंग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना, कार्बोराइजिंग। क्या कर लेना भाई, यहाँ पे आप कर लेना कार्बोराइजिंग ज्वाला। बात समझ गए? क्या कर लेना, कार्बोराइजिंग ज्वाला कर लेना। बोलो बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो पीतल जो होता है वो कहाँ पे होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो है क्या किया जाता है, वेल्डित किया जाता है। कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो है वेल्डित किया जाता है। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो है वेल्डित किया जाता है। 11वां नंबर, आर्क वेल्डिंग में
के लिए भेदन न्यूनतम है? आर्क वेल्डिंग में किसके लिए भेदन जो है वो न्यूनतम है? आर्क वेल्डिंग में जो है किसके लिए भेदन जो है वो हमारा न्यूनतम है, ये आप बता दो। तो आप बताओगे कि भाई आर्क वेल्डिंग में जो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास भेदन है वो किसके लिए न्यूनतम होता है? तो आप बोलोगे डीसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमारे पास भेदन न्यूनतम होता है। क्या होता है? डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के लिए हमारे पास भेदन जो होता है वो हमारे पास न्यूनतम होता है। बोलो बात इतनी सी आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डन प्रतिक्रिया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डन प्रक्रिया ताप के जलन करने तथा वेल्डन की सृष्टि के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनिक कंपनों का उपयोग करती है? ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, जल्दी से बता दो, ठीक है, बोलो। तो आप क्या बताओगे? जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है वो हमारी क्या होती है? सृष्टि के लिए उच्च आवृत्ति ध्वनि कंपनों का उपयोग करती है। जो हमारे पास पराश्रव्य वेल्डिंग होगी यानी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होगी, ये ध्वनि कंपनों का उपयोग क्या करती है? करती, ठीक है। बात आप समझ गए। आगे 13 नंबर, हस्तचालित धातु आर्क वेल्डिंग में वेल्ड धातु पर पिघला फ्लक्स जो ठोस बन जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्लैग कहलाता है, या ताप प्रभावित जोन, या सेलुलोजन, ठीक है, सेलुलोज लेपन कहलाता है, या फ्लैश कहलाता है? क्या कहलाता है ये आप बता दो, ठीक है। तो आप बताओगे कि जो वेल्ड धातु पर पिघला हुआ फ्लक्स जो ठोस बन जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा स्लैग कहलाता है। बात आप समझ गए। वो हमारा क्या कहलाता है भाई? वो हमारा कहलाता है स्लैग। बात समझ गए आप? वो हमारा क्या कहलाता है? स्लैग कहलाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे अगर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में बात करें कि भाई हमारे पास क्या इंजीनियरी चित्रांकन में फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त की जाने वाला वेल्डन चिन्ह कौन सा है? अब बोलो इसमें से फिलेट वेल्ड कौन सा है? फिलेट वेल्डन के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो हमारे पास यहाँ पे चित्र है वो बता दो कौन सा है फिलेट वेल्ड के लिए? फिलेट वेल्ड के लिए क्या है? फिलेट वेल्ड के लिए ऑप्शन नंबर सी है, जो आपके पास ट्रायंगल के आकार का दिख रहा है, कुछ इस तरीके का जो आपको दिख रहा है, ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारा फिलेट के लिए। बात आप समझ गए। किसके लिए होता है? ये होता है हमारा यहाँ पे फिलेट के लिए, ठीक है भाई, बात समझ गए। और जो आपको यहाँ पे ए नंबर पे दिख रहा है ये हमारे क्या होता है? ये हमारा होता है सिंगल वी। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है हमारे पास सिंगल वी। बात समझ गए। इसको आप बोल सकते हो सिंगल यू, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सिंगल यू, इसको आप बोलोगे डबल यू, इसको आप क्या बोलोगे? डबल यू। बात समझ गए। सिंगल वी डबल वी होता है, सिंगल यू डबल यू होता है, और फिलेट वेल्ड होता है, ये आप समझ जाओगे यहां से, ठीक है भाई। बोलो आगे बात करें 15वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ने के तरीकों का परिणाम मूल धातु के क्या है? संगलन में होता है? कौन सा है जो मूल धातु के संगलन में होता है? ये आपको बताना है भाई, ठीक है। मूल धातु के संगलन में होता है, तो मूल धातु के संगलन में जो होगा वो हमारा होगा वेल्डन। क्या होगा भाई? वो हमारा होगा वेल्डन। जो मूल धातु के संगलन में होता है वो हमारा क्या होगा? वेल्डन होगा। बात आप समझ गए। क्या होगा? वेल्डन होगा। आगे 16वें नंबर पे बात करें, निम्नलिखित वेल्डन प्रक्रियाओं में से कौन सी प्लास्टिकों के वेल्डन के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती? कौन सी प्लास्टिकों के वेल्डन के लिए इनमें से नहीं प्रयोग की जाती है? ये आपको बताना है। कौन सी जो है वो प्लास्टिक के वेल्डन की नहीं प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे भाई कि जो हमारे पास टिग वेल्डिंग होगी, टीआईजी वेल्डिंग होगी, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होगी, वो नहीं प्रयोग की जाएगी। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या बोलोगे इसे? इसे आप बोलोगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। बात समझ गए भाई? क्या बोलोगे? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। आगे बात करते हैं यहाँ पे 17वां नंबर, एक निगमन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई द्वारा नियंत्रित होती है। बोलो वेल्डन गति द्वारा, या वेल्डन वोल्टता द्वारा, या वोल्ट धारा द्वारा, इलेक्ट्रॉक वायर के विस्तार द्वारा? किसके द्वारा है जो हमारे पास यहाँ पे नियंत्रित होती है? क्या नियंत्रित होती है? आर्क की लंबाई। शायद ये आपको कल भी कराया गया था, तो जल्दी से बता दो किसके द्वारा नियंत्रित होगी? तो आप बोलोगे वेल्डन वोल्टता के द्वारा। किस पे निर्भर करेगा सारा खेल? सारा खेल वोल्टेज पे निर्भर करेगा, यानी कि वोल्टता पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। बात आप समझ गए भाई? किस पे निर्भर करेगा? वोल्टता पर जो है आपके निर्भर करेगा, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ।
18वें नंबर पे आ जाओ भाई, कि द्वारा किसके द्वारा मोटे बेलनाकार परिच्छेदों के कोरों को कोई कोर तैयारी के बिना वेल्डित किया जा सकता है। किसके द्वारा है? जो बिना कोर तैयार किए आप उसका वेल्डन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। किसके द्वारा है जो बिना कोर तैयार किए आप उसका वेल्डन कर सकते हैं? बोलो। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करोगे तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन वेल्डिंग का यूज करोगे, घर्षण वेल्डिंग का यूज करोगे, तो आपको क्या है, आपको कोरों की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको एक के ऊपर एक प्लेट रखनी होगी और उनमें घर्षण कराना होगा, जिससे वो ऊष्मा उत्पन्न करके आपस में चिपक जाएंगे। बात समझ गए? 19 नंबर पे आओ, किसी संचक लोहा पिंड में दरार को मरम्मत करते समय उस दरार के विस्तार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? किसके द्वारा है जो उस दरार को नियंत्रित किया जाएगा? तो जो उस पे दरार पड़ेगी ना, उसको पूर्वतापन के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उसको पहले पूर्वतापित किया जाएगा, उसके बाद मरम्मत करते समय तो उस पे दरारें नहीं पड़ेंगी। अगर आप उसको पूर्वतापन कर लोगे, फिर मरम्मत करोगे, फिर उसको ठोकोगे पीटोगे, तो उस पे दरारें नहीं पड़ने वाली है भाई। बात समझ गया? चलो आगे बात करते हैं 20 नंबर पे। आगे बात करते हैं 20। निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति वेल्डमेंट में हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे वेल्डमेंट में दरार पड़ जाती है? जिससे क्या है भाई, जिससे वेल्डमेंट में क्या है, दरार पड़ जाती है, ये आपको बताना है। बोलो, आप बताओ किसके द्वारा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या आर्गन के द्वारा? किसके द्वारा है जो दरार पड़ जाएगी? तो आप बोलोगे मेरे भाई कि हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, दरार पड़ जाती है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है कि हाइड्रोजन के द्वारा दरार पड़ जाती है। बात आप समझ गए? किसके द्वारा दरार पड़ जाती है? हाइड्रोजन के द्वारा जो है भाई वो दरार पड़ जाती है। आगे 21 नंबर बात करें, लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या होता है? लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या होता है, ये आपको बताना है कि भाई जो लेजर शब्द है उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। ठीक है, तो लेजर शब्द का जो संक्षिप्त रूप होता है ना, वो हमारे पास होता है ये, है ना, कि लाइट एप्लीकेशन बाई, है ना, सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिस्टमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये हमारे पास लेजर का फुल फॉर्म होता है। इसको आप देख लेना, आप पढ़ लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, बात समझ गए? 22 नंबर की बात करें कि निगमन आर्क वेल्डन में प्रयुक्त अभिवाह रूप में से है, क्या है बता दो, कौन सा है जो रूप में है, ये आपको बताना है। तो आप बताओगे कि जो हमारे पास क्या है, ग्रेनुलर है यानी कि कड़की है, ये हमारे पास क्या है, निगमन आर्क वेल्डन में प्रयुक्त अभिवाह क्या है, कड़की रूप में है। क्या है, अभिवाह जो है वो कड़की रूप में है। बात समझ गए? 23 नंबर आप बात कर लो, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डन के दौरान निर्वात के क्रम पर है। बोलो, निर्वात के क्रम पर क्या है, ये बता दो आप। ठीक है, तो आप बताओगे निर्वात के क्रम पर जो है वो 10 की घाते -15 और है, क्या है, 10 की घाते -15। बोलो, बात समझ गए? आगे आ जाओ 24 नंबर पे, निम्नलिखित प्रतिरोध वेल्डनों में से किसमें बड़ी संख्या के वेल्डनों को एक साथ किया जा सकता है? किसको जो है एक साथ, बड़ी संख्या के वेल्डनों को एक साथ किया जा सकता है? तो आप बताओ, निम्नलिखित प्रतिरोध वेल्डनों में से किसमें बड़ी संख्या के वेल्डनों को एक साथ किया जा सकता है? बड़ी संख्या की जो वेल्ड है ना, कई वेल्ड है वो एक साथ किए जा सकते हैं, बता दो। बोलो बोलो जल्दी सो। ठीक है, तो आप बोलोगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग, यानी कि जो हमारे पास प्रक्षेपण वेल्डिंग होगा, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा जो है हम आराम से जो है अधिक संख्या में वेल्डन कर सकते हैं। बात समझ गए? 25 नंबर कि यहाँ पे क्या है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा शीर्षों पर स्थिति में वेल्डन मुश्किल है, क्योंकि गलित धातु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमा किया जाता है। सिरों पर स्थिति में गलित धातु को संधि पर बनाए रखने में धातु का कौन सा भौतिक गुणधर्म मदद करता है? बोलो, उसमें चुंबकीय या फिर सतह या सघनता? बोलो, डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे, बोलो जल्दी से। तो आप बताओगे कि जो सतह यानी सरफेस टेंशन होता है, यानी जो सतह का तनाव होता है, वो क्या करता है, वो उसको गिरने से बचाए रखता है। बोलो, बात समझ गए भाई? बोलो, तो ये थे आपके पास वेल्डिंग के जो है 25 क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी थे। ठीक है भाई, अब आगे भी आपको, आगे की क्लास जो है वो आपको कल मिलेगी। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जिन लोगों को भी आज की क्लास में मजा आया वो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आगे की हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, और हमारे पास इस
एग्जाम के बाद हम लोग क्या है, इस एग्जाम के बाद हम लोग फिटर के लिए मैथ क्या है कि हम लोग फिटर के लिए जो है बैच लेके आएंगे थ्योरी का। ठीक है भाई, तो सभी लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही।